तो हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम डेडिकेटेडली हमारा जो भी सिलेबस होगा उसको डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि सिलेबस इज़ दी पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रहना चाहिए टिप्स पे। एंड देन जहाँ भी आप पढ़ो करंट अफेयर में, आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये मेरे सिलेबस में है एंड देन ये मुझे पढ़ना चाहिए। तो हाँ, हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले, और एंड उसके दिन बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, सरकार के विषय में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो उससे पहले पॉलिटिक्स क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। 3 वर्ड्स होते हैं, इन तीनों वर्ड्स को पहले समझते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे: राजनीति विज्ञान, राजनीति और राज व्यवस्था। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको अभी से पता चलना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे कभी कि हाँ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटी क्या है, पॉलिटी यानी सरकार का अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स अगर कहीं लिखा है तो वहाँ राज्य की गतिविधियों का अध्ययन हो रहा होगा, और जहाँ पर लिखा हो पॉलिटिकल साइंस वहाँ पर राजनीति का अध्ययन हो रहा होगा। तो बस ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए कि हाँ पॉलिटी मतलब क्या, पॉलिटिक्स क्या और पॉलिटिकल साइंस क्या। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा एंड देन वी विल मूव अहेड, ओके। और चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सिलेबस में है परिचय। परिचय हम देख लेते हैं अपना फटाफट से, जिसमें हम सबसे पहले संकल्पनाएं के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, उसके कुछ बेसिक्स होंगे, उन बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, और उस संविधान की विशेषताओं में हम संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली के बाद शक्ति पृथक्करण पढ़ेंगे एंड देन यूपीएससी आस्क क्वेश्चन, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। एंड यू विल रियलाइज़ बाद में कि हाँ हाँ भाई, मतलब काम का था पीडीएफ, और मतलब सही चीज़ें मिली है भाई। लिटरली एक बार गो थ्रू करो एंड देन रिज़ल्ट पक्का मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से हमने शुरुआत की है। संविधान की विशेषताएं, जहाँ पर संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, ये हम पढ़ने वाले हैं। एंड एट ऑल बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी रहेंगी। एंड देन यहाँ पर हमें सरकार के बारे में पढ़ना है सबसे पहले, सरकार के विषय में। तो भारत सरकार के विषय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3 प्रकार की सरकार हैं जो कि 3 स्तरों पर पाई जाती है, और तीनों का हमें पढ़ना है अलग अलग से हम पढ़ेंगे, और एकदम क्लैरिटी के साथ, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। सो यूटी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद हम संघ 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 की कार्यपालिका के विषय में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका सबसे पहले हम इसी चैप्टर को शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहीं से, यहाँ से और संसद से। बहुत मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है। देखो पढ़ तो सब रहे हैं, अब मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा। और वो कहाँ से निकलेगा, जब आप एनालिसिस करोगे जो होगा कि हाँ भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे ये पढ़ के मेरा मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। इनपुट अगर थोड़ा भी दोगे तो आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलेगा यहाँ से। तो डेफिनेटली जिस क्रम में हम पढ़ेंगे उस क्रम में आप इस पीडीएफ को बिल्कुल चाट जाना भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। सो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ठीक है। और एक एक करके इनको कंप्लीटली पढ़ेंगे, इनमें क्या प्रावधान है क्या नहीं, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो इधर लिखे हुए हैं ना, कैबिनेट सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय इत्यादि, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये हेल्प करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इनकी हेल्प करते हैं सचिवालय, ठीक है। सचिवालय, कार्यालय, ये हेल्प करते हैं हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ओके। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। संसद, हम संसद के विषय में पढ़ेंगे, और संसद में आपको गठन पढ़ना है संसद का। फिर संरचना देखेंगे कि संसद की संरचना कैसी है, उसका गठन कैसे होता है, उनमें कौन से सदस्य जाते हैं, क्या क्या कुछ होता है भाई साहब। हमारी जो आप बार बार सुनते हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा, ये विधानमंडल, ये क्या है, ये थिएटर क्या है, मतलब समझ में आता नहीं ना बच्चों को बहुत जल्दी से। सो उसके बाद कार्य क्या है, गतिविधियाँ क्या है, और इत्यादि बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। और दल बदल में और मुद्दों में जैसे दल बदल हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, तो जो आपके लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कुछ संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो संसद के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम
हाँ, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सो अगला चैप्टर हमारा राज्य की कार्यपालिका रहेगा। क्या रहेगा? राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री, ये राज्य की कार्यपालिका है। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो कि सलाह देती है मुख्यमंत्री को, महाधिवक्ता। उसके बाद हम पढ़ेंगे सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। जैसे सेंटर के यूनियन के लेवल पर सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव थे, महान्यायवादी मतलब थे वहाँ पर। और वैसे ही यहाँ पर स्टेट के लेवल पर ये लोग, ये जो सचिवालय है या जो निदेशालय, मुख्य सचिव हैं, हेल्प करते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे राज्य विधानमंडल। काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि राज्य विधानमंडल क्या है, ये विधान परिषद, विधानसभा, ये क्या है, मतलब समझ नहीं आता ना जनरली इतनी जल्दी से है। तो एक एक चीज़ को मतलब क्लैरिटी के साथ कि हाँ ये राज्य विधानमंडल ये है तो है, मतलब ईजिली बहुत ज़्यादा, मतलब हमें कन्फ्यूज़न रहता है ना कि सेंट्रल लोकसभा की, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अरे यार गड्ढमड्ढ हो गया सब, छोड़ो परे, हम नहीं पढ़ते, ऐसे करके परे कर देते हैं सब लोग। फिर रियलाइज़ होता है यार बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। फिर इनका गठन, राज्य विधानमंडल का गठन, संरचना, कार्य, गतिविधि, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। एंड देन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी जुडिशियरी रहेगी। ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, जुडिशियरी हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो, फिर हमारे चाहे जिले न्यायालय हों, जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, और इनमें जो जनहित याचिका PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो होती है, इसके विषय में बात करेंगे। और न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म, अति सक्रियता, ओवर रीच क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। एंड निर्बंधन, निर्बंधन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस, इसके विषय में। न्यायिक सुधार क्या होता है, विधिक सेवा, लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्ली बार्गेनिंग। एंड उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम कहते हैं। अधिकरण क्या होता है, इत्यादि। और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आपका अर्धन्यायिक निकाय, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, अर्धन्यायिक निकाय। ठीक है, अर्धन्यायिक निकाय। सो बहुत ही बेसिक से इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एंड इधर उधर की बात बहुत कम होगी, क्योंकि हमारा सिलेबस हमें मैक्सिमम मतलब बहुत जल्दी से कवर करना है। और पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कि हाँ एक टॉपिक को लेके बैठे हैं 2 घंटे तक उसी पे चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं चलता भाई। अब मॉडर्न तरीका है एंड अभी आगे निकलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद संघ राज्य संबंध के विषय में बात करेंगे हम। संघ राज्य संबंध के विषय में बात करेंगे। संघ राज्य संबंध यानी कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कुछ मुद्दे, जल विवाद, अंतर्राज्यीय परिषद, UPSC क्वेश्चन पूछा है भाई। वित्त आयोग क्या होता है, कैग। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, विवाद क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद पंचायत के विषय में बात करेंगे, पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है। ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट है हमारी। देखो सबसे पहले यूनियन जो कि सेंटर में है, उसके बाद हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है, और हर स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट है जो कि स्थानीय सरकार होती है, जिसमें से पंचायत और नगर पालिका है हमारे। ठीक है, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी कि UT, आपने सुना होगा, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये आपने सुने होंगे केंद्र शासित प्रदेश के नाम। ठीक है, उसके बाद हम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है, शेड्यूल 5 में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसके विषय में बात करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, सॉरी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है UPSC, लोक सेवाएं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड ऐसे ही स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, इसके विषय में बात करेंगे। एंड निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, मुद्दे, एक राष्ट्र एक चुनाव। आपने काफ़ी सुना होगा कि अभी 2034 से जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहुत सारे मांगे उठ रही हैं कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसके क्या परिणाम रहने वाले हैं क्या नहीं, और इससे पैसे बचेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पैसे बचेंगे मतलब खर्च बचेगा, कुछ लोग कह रहे हैं इससे हर टाइम जो है एक तो ये कमी दूर होगी कि जो हमारे जो सरकार है वो हर टाइम कहीं ना कहीं इलेक्शन में लगी रहती है प्रभावित करने के लिए कि हाँ यहाँ से हमारा वोट बैंक तैयार हो रहा है तो हम इनको फंडिंग कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट क्या होता है,
बहुत ही मतलब ऊपर से जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है आरपीए एक्ट। भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। उसके बाद 1951, ये देखो संसद के द्वारा बनाए गए कानून है आरपीए 1950 और 1951, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये अलग से क्या बोल रहा हूँ मैं, संसद ने बनाए हैं। तो इनके विषय में बात करेंगे, इनमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों के विषय में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्गों के विषय में, कुछ वर्गों के संबंध में प्रावधान है उनके विषय में बात करेंगे, जैसे SC ST OBC महिलाएं आयोग इत्यादि, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अन्य प्रावधान क्या है, अन्य प्रावधान राजभाषा इत्यादि, इसके विषय में बात करने वाले हैं, इसके विषय में बात करने वाले हैं। एंड देन ही विल उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमें पढ़ना है उद्देशिका, प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक उद्देशिका है जहाँ से शुरुआत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रियम्बल। उसके बाद संघ एवं उसका राज्य, संघ एवं उसका राज्य, नागरिकता क्या होती है भाई, सिटीजनशिप, उसके विषय में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व DPSP, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ऑल मतलब क्वेश्चन तो आते ही हैं भाई, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तो इधर से ही पूछा जाता है। और उसके बाद संविधान संशोधन, आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान मीमांसा, इसके विषय में बात करेंगे। और आपको अभी कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो इट्स ओके, मतलब अगर शुरू कर रहे हो तो इट्स ओके, मतलब अपन ना बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हो गया काम, नहीं, एकदम बेसिक से और हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके समझेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए भाई। अपने को अल्टीमेटली अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि हाँ अपन एग्ज़ाम में बैठे हैं, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन भाई, अपन को कुछ नहीं चाहिए और इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान का निर्माण, सांविधिक निकाय, स्टैच्यूरी बॉडीज़। अब देखो कुछ होती है स्टैच्यूरी बॉडी, कुछ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उनको कहते हैं जो कि हमारे संविधान में लिखी है, और जो कि हमारी कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो कि स्टैच्यूरी होती हैं, यानी कि संविधान में वर्णित नहीं होती, संसद के कानून द्वारा बनाई जाती है। और ऐसे ही विनियामक रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं कुछ। उसके बाद लोक नीति के बारे में बात करेंगे नीचे, ये हमारे जो है ना लोक नीति, अधिकार मुद्दे, RTI, ये हमारा फंडामेंटल के साथ ना गवर्नेंस में पढ़ा जाता है। तो जब हम गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपको रिसोर्स बता देते हैं कि आपको कैसे कहाँ से पढ़नी है चीज़ें। और मतलब अगर आप देखो तैयारी कर रहे हैं तो NCERT भी मस्ट है ना, NCERT को आप पढ़ लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैं रिसोर्स बता रहा हूँ, उनको अगर कर लोगे तो और आपकी पॉलिटी मतलब 4 चांद लग जाएंगे। अब आपको ना कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना कि हाँ थोड़े एफर्ट तो बनते हैं ना भाई। तो जैसे NCERT भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार 11वीं क्लास की पढ़ लेना अच्छे से, मतलब एक बार शुरू में रीड करो, मतलब विदाउट एनी पेंसिल एंड, मतलब कुछ भी ले लो, चाहे पेंसिल ले लो कुछ भी ले लो। एंड सेकेंड टाइम जब तुम पढ़ोगे ना तब पढ़ना जब आप क्लास ले लो, ठीक है। तो उसके बाद अंडरलाइन कर लेना, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो हाईलाइट। अब सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है भाई, जो कर लेगा उसका निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, फंडा यही तो है। अब समझ नहीं आती भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे कहते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब था तो मैं क्या समझता था कि मैं लेके बैठ गया मैं 10वीं स्टैंडर्ड क्लास की जो स्टैंडर्ड बुक होती है ना, मैं लेके बैठ गया उनको कि हाँ भाई मेरे को अब पढ़नी है, कि मेरे को IAS निकालना है। अब वो होता है ना कि 10वीं 12वीं के बाद थोड़ा मोटिवेशन हाई होता है अपना, और अगर पीछे बैकग्राउंड में आपको सॉन्ग की आवाज़ भी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि शादी है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना तो भाई पढ़ाई का थिएटर है तो अपन नहीं जाएंगे उधर, ठीक है। सो अपन बात कर रहे थे जब मैं 10वीं 12वीं के बाद तैयारी कर रहा था, करने लगा था UPSC की, तो एक मोटिवेशन था कि हाँ भाई अब मतलब अब तो उखाड़ गिरेंगे, कुछ नहीं है UPSC वगैरह कुछ नहीं है भाई। जब आप एंटर करते हो ना इस जर्नी में, तो आप जब एलिमिनेट होते हो तो जो आपको पेन होता है ना, जो पेन होता है, एंड यू विल नॉट डिस्कस टू एनी अदर पर्सन, मतलब उसको ना आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऐसा पेन होता है वो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, ऐसा फील होता है भाई। लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 की पढ़ लेना, देखो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ो। और सबसे पहले आप ये नोट्स पढ़ना, और नोट्स के बाद आप जंप करोगे तो डेफिनेटली भाई आसानी से समझ आएगी आपको। भारत का संविधान, बेयर एक्ट लेटेस्ट, अब ये क्या होता है, बेयर एक्ट क्या होता है,
बेयर एक्ट कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। आप सर्च करोगे, जैसे अपन ने आज पढ़ा, सपोज दैट फॉर एग्जांपल आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट पढ़ा, आप सीधे जाओ गूगल पर सर्च करो बेयर एक्ट, बेयर एक्ट खोलना, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के अंदर जाना, या मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना, मतलब पीडीएफ में अंदर जाना, आर्टिकल 52 ढूंढना और 52 को पढ़ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, जहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब उनकी भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। हालांकि समझ में आ जाता है, और मैं जो यूज करूँगा ना भाषा, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। आप जो देखोगे ना भाषा, ये जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ भाषा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन वाली ही होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड आर्टिकल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड आर्टिकल द्विभाषीय शब्दकोश, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कोई सा भी एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर। देखो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब तक आप एनालिसिस जो स्किल है ना, एनालिसिस की जो स्किल है वो नहीं सीखोगे तो देन कैसे आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आप कर सकते हो मैगज़ीन को भी, और जो हल्के में लेगा वो मत मानना भाई, जो हल्के में ले रहा होगा। हल्के वाली बात नहीं है भाई, देखिए चीज़ों को करना पड़ेगा, मैंने भी की है और आपको भी करनी पड़ेगी, और मेहनत तो भाई लगती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र ये दोनों मैगजीन है। उसके बाद मंथली मैगजीन आती है कोई भी, सपोज दैट फिजिक्स वाला की आती है, जैसे कि फिजिक्स वाला की, जैसे कि मैं तो वही फॉलो करता हूँ फिजिक्स वाला की, या फिर विजन IAS 360, वो भी बढ़िया है। एंड ये जो मैगजीन है ना, ये जो मैगज़ीन है कुरुक्षेत्र और योजना, ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी पढ़ सकते हो। जैसे विजन IAS है, जैसे कि फिज़िक्स वाला है, जैसे कि बहुत सारी हैं, ठीक है, आप कोई सी भी पढ़ सकते हो पर डेफिनेटली ओके। उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, रीडिंग अप्रोच क्या रहेगी क्या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो रीडिंग अप्रोच में, मतलब रीडिंग अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, कंसेप्चुअली रहनी चाहिए, यानी कि संकल्पनात्मक। हम जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आपको भी जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, उसके बाद रिवीजन बार बार, 24 घंटे में पढ़ो, पहले 7 दिन बाद पढ़ो, फिर 15 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद। हो ही नहीं सकता कि आप उस टॉपिक को भूल जाएं। क्या कह रहा हूँ मैं, गोट इट। और भैया जी इतने रिवीजन तो मस्ट है, इतने रिवीजन पेपर में जाने से पहले तो करो। प्रैक्टिस अभ्यास प्री और मेंस का, फोकस PYQ पे, भाई ये मस्ट है, तो चलता है PYQ से। इसलिए सपोज दैट जैसे अपन ने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ख़त्म करा तो PYQ खोलो, या PYQ कहीं भी मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा, मैं अपनी PDF डाल दूंगा, जो भी क्वेरी होगी डाल देना, ठीक है, जो भी मांगोगे मिल जाएगा तुरंत। मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी आज की कक्षा, और जितना भी अपन कवर कर पाएंगे साथ देना, बाकी जैसा भी रहेगा देखते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। मूलभूत संकल्पनाएं फटाफट से। सरकार क्या होती है, सरकार क्या है, सरकार एक राज्य की एजेंसी है जो कि राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। ये एक डेफिनेशन है, यानी कि सरकार क्या है। आप लोगों को पता होगा हम एक राज्य में रहते हैं और उस राज्य में भी एक सरकार है जो कि क्या करती है, वो हमारे ऊपर नियंत्रण तो करती है, किंतु वह हमारे हित के लिए वर्क करती है, कार्य करती है, जो एक राज्य में जो जनता रह रही है उसके उद्देश्य को पूरा करती है। तो अल्टीमेटली राज्य के उद्देश्य को पूरा करने वाली जो एजेंसी है ना, वही सरकार कहलाती है। तो समझ में आ रहा है। तो अभी आप लोगों ने समझा राज्य, एक जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, ये क्या है राज्य। बट राज्य हम किसके लिए यूज करते हैं, देश के लिए। ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में हम राज्य शब्द का यूज करते हैं। तो भारत क्या है, एक राज्य है। तो राज्य की एक एजेंसी है सरकार, जो कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनके हितों की पूर्ति के लिए उनके उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए सरकार के विषय में बात करते हैं कि सरकार आखिर करती क्या क्या है, जिसमें 3 पहलू हैं। कानून बनाना, सरकार कानून बनाना, लागू करना और न्याय देना। तो सरकार के 3 प्रकार हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना। तो
ये तीन जो पहलू हैं या तीन जो तत्व हैं, इनको क्या कहते हैं और ये क्यों हैं और इनका काम क्या है। तो सरकार के तीन तत्व हैं और इन तीनों तत्वों का अलग अलग काम है और ये हैं तो क्यों हैं और इनका क्या काम है। ठीक है, तो कानून देखो, हम जहाँ रह रहे हैं, तो हम जहाँ रह रहे हैं हम किसी न किसी एक कानून में बाउंड है ना। हम किसी न किसी एक कानून में बाउंड है कि हम जो भी करेंगे कानून के अंतर्गत करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, मतलब ये इन चीज़ों को हम बहुत खोल के पढ़ने वाले हैं। अभी तो आप ये समझिए, सरकार तीन प्रकार की होती है। एक कानून बनाने वाली संस्था जिसे विधायिका कहते हैं, एक कानून को लागू करने वाली जिसे कार्यपालिका कहते हैं, एक वो जो कि न्याय देगी। तो तीन प्रकार की सरकार, एक कानून को बनाएगी, एक लागू करेगी और एक न्याय देगी। अगर इन कानूनों का उल्लंघन होता है, कुछ भी होता है, तो ये देखेगी, यानी न्यायपालिका देखेगी। सो इजीली समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद सरकार के अंग एकदम अच्छे से समझना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शीट, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सरकार के अंग एक धागे के रूप में समझो। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीन अंग सुने होंगे आपने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सुने होंगे। सरकार के तीन अंग, सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये तो नियम बनाएगी, ये लागू करेगी और ये न्याय देगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है अभी कार्यपालिका, हमें पढ़ना है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में बात करना शुरू करते हैं। चलो, तो कार्यपालिका, यह कार्यपालिका ये दो प्रकार की होती है, जिसे एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होती है इसे समझते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जिसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जिनका निर्वाचन होता है अनिश्चित काल के लिए और योग्यता का निर्धारण। हम सरकार का मतलब क्या समझते हैं, हम सरकार का मतलब समझते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उन्हें तो समझते हैं जनरली। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा राजनीतिक कार्यपालिका। और एक प्रशासनिक कार्यपालिका हमारी होती है सिविल सेवकों का समूह, जो कि हम लोग यानी आप लोग जो बनोगे। ठीक है, तो चयन होता है प्रॉपरली, निश्चित योग्यता, कार्यकाल, कार्यक्रम सब कुछ निश्चित होता है। और जैसे कि सपोज दैट एक से ब्यूरोक्रेट जो उसे 65 साल तक कोई हटा नहीं सकता अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो वो, मतलब अगर अच्छे से प्रशासन में लगा हुआ है वो। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो हैं, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं ये लागू नहीं करते। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है लागू नहीं करेगी, ये लागू करवाएगी किससे, प्रशासनिक कार्यपालिका से। ठीक है, तो फिर ये क्या काम करती है, ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या काम करती है, क्या काम करती है, तो सरकार शासन करती है, सरकार करती है शासन। और शासन के ये शासन करती है, और ये जो कानून बनकर आए कार्यपालिका के पास, राजनीतिक कार्यपालिका के पास, ये कानून जाएंगे प्रशासनिक कार्यपालिका के पास और प्रशासनिक कार्यपालिका उसको लागू करेगी, उसको लागू करेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन कहलाता है। पर ये लागू करती नहीं, करवाती है प्रशासनिक कार्यपालिका से। क्या, कानून, विधि। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है नीचे लाइन यहाँ पर, सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, शासन कहलाता है। और यहाँ पर हर एक चीज़ पॉइंटर के रूप में लिखी हुई है, जैसे कि सरकार कार्य नीति बनाना, लागू करवाना, करना नहीं करवाना, और ये लोग लागू करते हैं, ये एडवाइस देते हैं। देखो लिखा, एडवाइस मिनिस्टर को देना, जानकारी देना, क्योंकि उन्हें ही तो पता, उन्हें कुछ नहीं बताता, पढ़े लिखे थोड़े ही होते हैं वो। तो होप सो इतना हो गया। उसके बाद स्टेट, एक शब्द होता है स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट की परिभाषा समझते हैं। स्टेट, राज्य क्या है, राज्य देखो, भारत एक राज्य भी है और एक देश भी है। वो कैसे, अब ये कैसे, यहाँ पर तो लोचा हो गया ना सर जी, राज्य भी और देश भी, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, सैद्धांतिक रूप में अगर देखें ना, संकल्पनात्मक रूप में, तो एक किसी देश के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके इत्यादि राज्य शब्द। ठीक है, अगर सैद्धांतिक रूप में देखें, संकल्पनात्मक रूप में देखें, तो राज्य यानी भारत एक राज्य है। और अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो भारत एक देश है। और अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो राज्य जैसे उत्तराखंड, एमपी, मध्य प्रदेश इत्यादि, ये हमारे राज्य हैं। तो होपफुली ये सिंपली था,
यानी राज्य संकल्पनात्मक रूप में देखें तो ये देश के लिए यूज होगा, और अगर व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं उनके बारे में, तो सिंपली खत्म। उसके बाद राज्य के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि राज्य क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिखी हुई है और यहाँ पर 4 शब्द भी हैं, और जब ये 4 शब्द किसी राज्य में उपस्थित होंगे यानी किसी देश में उपस्थित होंगे 4 शब्द, तो वो राज्य कहलाएगा, और जहाँ ये 4 तत्व नहीं होंगे वो राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है राज्य भूभाग होना चाहिए एक निश्चित, लोग जनसंख्या मतलब लोग वहाँ पर निवास करते रहना चाहिए, और वहाँ पर सरकार हो, उनकी एक सरकार जो कि उन पर नियंत्रण कर सके, और संप्रभु हो वो सरकार। तो जब किसी भूभाग का एक निश्चित क्षेत्र हो और वहाँ कुछ लोग निवास करते हों तथा लोगों की आवश्यकताओं के समाधान को निकालने के लिए एक सरकार बनाई गई हो, सरकार में संप्रभुता समाहित हो, अर्थात स्वयं अपने निर्णय आंतरिक और बाह्य निर्णय अपने आप ले सके, वह एक राज्य कहलाएगा। तो ये चारों तत्व जहाँ होंगे वो राज्य है, और ये जो चारों तत्व अगर एक भी कम है तो वो राज्य नहीं होगा। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राज्य की परिभाषा बताओ, तो राज्य में 4 तत्व देखने हैं आप लोगों को। भूभाग है, लोग हैं है, सरकार है, संप्रभु है, और वो सरकार भी संप्रभु होनी चाहिए। अगर वो संप्रभु नहीं है ना, जैसे पाकिस्तान की सरकार क्या नहीं है, संप्रभु नहीं है, और संप्रभु नहीं है तो फिर वो राज्य नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद नेशन स्टेट। कल पाकिस्तान और भारत का मैच था, तो सांस्कृतिक भावना के आधार पर सारे लोग एकजुट होकर भारत जीतना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए, तो इंडिया जीता भी, और सांस्कृतिक भावना पर जो एकजुटता भारतीयों की हो जाती है वो एक राष्ट्र को प्रदर्शित करती है। यानी राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित समूह, जो एक राष्ट्र की भावना के आधार पर हम निर्मित यानी एकत्रित हो जाते हैं, वो राष्ट्र है। एक समूह जाति धर्म भाषा इत्यादि के आधारों पर भी निर्मित जो समूह है हमारे देश में इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं, जाति धर्म भाषा इत्यादि, इन सभी के आधार पर भी लोग एक साथ एकजुट रह रहे हैं, तो ये एक राष्ट्र का निर्माण करता है, जो कि एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, तो होप सो इतना समझ आया होगा। एंड देन उसके बाद नेशन स्टेट लिखा है। नेशन स्टेट का क्या मतलब है? नेशन स्टेट वर्तमान समय राष्ट्र के रूप में संगठित हैं, इसलिए आधुनिक राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। वर्तमान समय में जो राष्ट्र है ना, वो आधुनिक राज्य के रूप में, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान जो राष्ट्र है ना वो राज्य के रूप में संगठित हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र राज्य कहा जाता है। तो वर्तमान राष्ट्र जैसे भारत, अमेरिका, रूस और चीन, ये क्या हैं? राष्ट्र हैं, पर ये राज्य के रूप में संगठित हैं। यानी राज्य यानी पॉलिटिकल भाषा में, यानी सैद्धांतिक के रूप में अपन ऊपर पढ़ा ना, तो ये सिंपली छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी पढ़े अगर कहीं आया तो एकदम से पकड़ लें। उसके बाद देश क्या होता है? देश में जैसे राज्य में 4 तत्व थे, अगर देश में 2 तत्व है ना, मतलब अगर कहीं ये 2 तत्व हैं तो वो देश है। ये तत्व अगर कहीं है तो वो देश है। अगर ये 2 तत्व अगर नहीं है तो वो देश तो नहीं है, और अगर 4 तत्व हैं तो वो राज्य है। सिंपल सी बात है। देश कब होगा? जब लोग हों और एक भूभाग हो, तो वो क्या होगा? एक देश होगा। तो यहाँ पर नोट में क्या लिखा है देखो, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। क्या है? राजनीतिक। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, सांस्कृतिक। देश एक भौगोलिक अवधारणा है, यानी भौगोलिक, एक भौगोलिक आधार पर कि हाँ एक निश्चित क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे होंगे तो और देश है। और अगर सांस्कृतिक अवधारणा यानी एक राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर निर्मित है तो वो राष्ट्र है, और अगर वहाँ पर 4 तत्व उपस्थित हैं तो वो राज्य है, यानी राजनीतिक अवधारणा है। ठीक है, वहाँ सरकार हो, संप्रभु हो, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान क्या है? संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि या विधिक कानून या दस्तावेज है, जो उस देश के गठन सरकार के गठन कार्यों के विषय में वर्णन करता है। संविधान का पहला कार्य है इट्स अ प्राइमरी वर्क। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। इट्स अ प्राइमरी वर्क, संविधान का पहला कार्य सरकार के गठन का वर्णन करना, किंतु संविधान यह भी दर्शाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात डूज और डोंट्स का वर्णन करता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सरकार के कार्यों को
सुकर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए उसका गठन करता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपके कान खड़े हो जाएं। संविधान किसी देश की प्राथमिक विधि यानी कि प्राइमरी लॉ, संविधान के अनुसार सब कुछ चलेगा, इसलिए इसे प्राथमिक विधि। संविधान के अतिरिक्त अन्य विधियों को द्वितीयक विधि यानी सेकेंडरी लॉ कहा जाता है। अतिरिक्त अन्य विधियों को द्वितीयक विधि यानी सेकेंडरी लॉ कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि संविधान के अतिरिक्त अन्य जो नियम हैं, स्टैच्यूटरी जो बॉडीज़ होंगी, वैधानिक रूप से जो बनाए गए होंगे, वे सेकेंडरी लॉज होंगी। जैसे सेक्शंस होंगी, जो हमारी धाराएं हैं, जो क्रिमिनल कोड्स वगैरह है ना हमारे, भारतीय न्याय संहिता, इट्स अ सेकेंडरी लॉ। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संविधान के प्रकार: लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान। लिखित जो लिखे हुए रूप में हो, अलिखित जो लिखा ना हो, लचीला जिसमें संविधान संशोधन करना सरल हो यानी कि परिवर्तन आसानी से हो जाए, और ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन आसानी से ना हो वह कठोर संविधान कहलाता है। उदाहरण इनके देख लो, उदाहरण काफ़ी आसान आसान मतलब मिल जाएंगे। इंडिया और यूएसए लिखित है, अलिखित ब्रिटेन, और लचीला ब्रिटेन, और कठोर यानी यूएसए के जो संविधान है उसमें जो परिवर्तन करना है वो आसान नहीं है, कठोर है। और भारत क्या है, भारत लचीला है या कठोर है? भारत दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि भारत लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है भारत का संविधान लचीला है और कहीं कहीं जो है कठोर है, इतना याद रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधान जो है ना वो संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली एक शासन प्रणाली है। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ संविधान की अवधारणा के आधार पर या निर्मित की जाने वाली और चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को संविधानवाद कहा जाता है। किंतु यह इस बात की अपेक्षा करता है, अपेक्षा मतलब उम्मीद करता है कि संविधान के अंतर्गत चलाई जाने वाली शासन प्रणाली में निम्नलिखित लक्षण विद्यमान हो, यानी कि संविधान के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया है ये जो इस बात की उम्मीद करती है कि जहाँ पर कुछ तत्व समाहित होने चाहिए संविधान में। यानी कि यह संविधान से उम्मीद करती है कि वहाँ पर सीमित सरकार हो, वहाँ पर मतलब यह संविधान से उम्मीद करती है कि वहाँ पर सीमित सरकार हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, शक्तियों का पृथक्करण हो। और ये अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं इनको सारों को। सीमित सरकार क्या होती है? विधि का शासन लागू हो और नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। मतलब हमारी एक सरकार है, अगर वो निरंकुश हो जाए तो, अगर वह निर्णय लेने लगे जो मर्जी उनके मन मारे, मतलब जो निर्णय निरंकुश हो, मतलब जो मर्जी वो सोचे, जो निर्णय उन्हें लागू करने वो करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उन पर नियंत्रण आवश्यक हो। तो वो नियंत्रण कौन लगाएगा? जब हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र पर आधारित सरकार का गठन, यानी कि लोकतंत्र जरूरी होना चाहिए ना भाई। संविधान में लोकतंत्र होगा, सीमित सरकार होगी, यानी सरकार पर चेक लगाने वाला, संतुलन यानी कोई उसे रोकने वाला भी तो हो। और शक्तियों का पृथक्करण यानी अलग अलग, यानी कि न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, इन सभी का कार्य अलग अलग हो, ये भी तो होना चाहिए ना। और विधि का शासन यानी संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान के अनुसार हो जो भी हो, ऐसे ही कोई मुंह उठा के कुछ भी ना कर दे। और नागरिक अधिकारों की रक्षा, ये तो भाई मेन ही है, क्योंकि अब हर एक चीज़ क्यों बना रहे? नागरिकों के लिए ही तो बना रहे, सिटीजन्स के लिए ही तो बना रहे, तो इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक यहाँ पर नोट लिखा है लास्ट में, ये नोट कहता है कि इस प्रकार जब किसी शासन प्रणाली में उपयुक्त लक्षण होंगे तभी वहाँ संविधानवाद होगा, अन्यथा संविधान तो हो सकता है, संविधानवाद नहीं हुआ। मतलब सिंपल है भाई, ये कहना चाहता है कि अगर निम्नलिखित तत्व किसी संविधान में उपलब्ध हैं, निम्नलिखित तत्व किसी संविधान में उपलब्ध हैं, तभी वहाँ पर संविधानवाद होगा। अगर ये तत्व वहाँ संविधान में नहीं है तो वहाँ संविधानवाद नहीं होगा। उदाहरण ये है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक राज्य है, ठीक है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान की जो सरकार है उसके निर्णय क्या वो स्वयं लेता है? वो स्वयं लेता है क्या? उसकी सरकार के निर्णय वो स्वयं लेता है क्या? मतलब स्वयं लेता है क्या? वहाँ की सरकार तो लेती नहीं, वो मिलिट्री जो है ना, वहाँ वो मिलिट्री जो है सारे निर्णय तो वो लेती है, और वो कुछ ऐसे मनमाने तरीके से काम करती है, जैसे अफ़गानिस्तान भी हो गया, और जैसे और भी उदाहरण हैं जो मतलब चीन भी देख लो, चीन संविधान मतलब संविधान का तो उल्लंघन करते हैं, संविधान कहीं नहीं है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है
संविधानवाद नहीं है, जो कि संविधानवाद के लिए महत्वपूर्ण जो तत्व हैं ये हैं। जहाँ ये तत्व होंगे वहाँ संविधानवाद होगा, जहाँ ये तत्व नहीं होने के वहाँ संविधानवाद नहीं होगा। और संविधानवाद यही तो कहता है कि संविधान एक इकाई के रूप में ऐसे चले कि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, उसके लिए सीमित सरकार हो, यानी सरकार पर नियंत्रण कर सके कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोक का शासन होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण हो, विधि का शासन हो, नागरिक हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तो देखना आप लोग कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना और PDF चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना और टेलीग्राम वगैरह को देख लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और लेट्स सी, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर थोड़े से भी एफर्ट अगर अच्छे लगे हों, अगर 1% भी, तो कमेंट कर सकते हो। एंड अगर नहीं लगे तो मर्जी है भाई आप लोगों की, क्या कर सकते हैं। बाकी अपन ऐसे ही शुरू करते रहें, मतलब चलाते रहेंगे। और UPSC के क्वेश्चन देखना, अगर इस PDF से ना मिले तो मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए।